नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 42 ऑफ आंसर राइटिंग और हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखिए जो टॉपिक है वो टॉपिक वही जो यूपीएससी सिलेबस में जो पहला टॉपिक आप देखे होइएगा इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, दैट इज द इशू रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली ना इकोनॉमी और थोड़ा सा जीडीपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आज का। और देखिए जो मेरा मेन मोटो रहता है ये डिस्कशन का, ऐसा नहीं कि हाँ आंसर लिख दो आंसर पढ़ दो खत्म हो गया कहानी, नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं। मेरा टारगेट है कि अगर आप 10 मिनट अपना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस वीडियोज़ को देखने के लिए, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो, इससे चीज़ें एक बार आपके माइंड में फिर से घूम उठे, ठीक है, ताकि चीज़ें रिवाइज होते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आंसर राइटिंग। और हाँ, इसका सारे का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। दो की टर्म है, एक है केयर इकोनॉमी, दूसरा है मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। दोनों में क्या अंतर है वो हमको बताना है। और देखिए केयर इकोनॉमी जो है ना भारत में, इसका कुछ खास, या तो इसमें पैसा नहीं दिया जाता है। केयर इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि जो यूजुअली जो वुमेन केयर करती है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ खास पैसा दिया नहीं जाता है। और जहाँ दिया भी जाता है वहाँ कम, जैसे आप मान लीजिए कि जो वो काम वाली लोग आती है तो रिलेटिवली उसको कम पैसा दिया जाता है। इट आल्सो कम्स अंडर केयर इकोनॉमी, ठीक है, तो उसको कम पैसा दिया जाता है। अभी हॉस्पिटल में आप देखिए होइएगा कई बार ना लोग बाहर से कोई वुमेन को इस तरह से अपॉइंट करते हैं केयर करने के लिए, तो वहाँ पैसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ये। उसके हाँ, तो केयर इकोनॉमी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी क्या अंतर है, और आपको बताना है कि केयर इकोनॉमी को, ठीक है, हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं थ्रू द वुमेन एम्पावरमेंट। हाउ कैन द केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इन टू द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, ठीक है, थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। यानी इकोनॉमी को सोसाइटी से यहाँ पर रिलेट किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए यूजुअली यहाँ पर ना इकोनॉमी जीडीपी से रिलेटेड बात किया जा रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, केयर इकोनॉमी को जीडीपी से लिंक कर रहे हैं। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विथ जीडीपी ऑफ नियरली 4 ट्रिलियन। देखिए वैसे 3.74 ट्रिलियन है, बट मैंने 4 ट्रिलियन लिख दिया, ठीक है। फॉर दिस जीडीपी अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर कैन बी केयर इकोनॉमी। अब देखिए ये जो जीडीपी है 4 ट्रिलियन का, इसको ये बढ़ जाएगा कब, जब केयर इकोनॉमी इसमें इंक्लूड हो जाएगा तब। इसलिए मैंने कहा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर कैन बी द केयर इकोनॉमी, बट इट इज स्टिल रिमेनिंग अनमोनेटाइज्ड। सही बात है, इतना अच्छा कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद भी केयर इकोनॉमी क्या है, अनमोनेटाइज्ड है। दिस सेक्टर कैन जनरेट मोर देन 10 मिलियन जॉब among which majority are women if we invest 2% of the GDP on it। अगर हम अपने जीडीपी का 2% केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज करने में इन्वेस्ट कर दे तो इससे ना ये बहुत ज़्यादा आउटकम देगा और मोर देन 10 मिलियन, ठीक है, जॉब क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपको पता होगा भारत में वैसे भी जॉब की बहुत कमी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, एक शानदार सा इंट्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरह से मैंने जीडीपी और ये इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस को रिलेट किया जा सकता है वाया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं बॉडी पे, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, केयर इकोनॉमी वर्सेस मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन, रिफर्स टू द अनपेड, ठीक है, या फिर हम ऐसे दे सकते हैं अंडरपेड इनफॉर्मल केयर गिविंग वर्क। इनफॉर्मल वर्क है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का इसके लिए स्कीम है इस तरह से। इनफॉर्मल केयर गिविंग वर्क ऑफ्टन परफॉर्म बाय वीमेन विद इन द हाउस होल्ड। यूजुअली हाउस होल्ड के अंदर ही होता है ना, क्योंकि आप देखते हैं घर में ही जो वीमेन होती है वो ख्याल रखती हैं चीज़ों का, तो वो हाउस होल्ड में होता है बेसिकली, ठीक है। अब हाँ, या फिर हॉस्पिटल में भी कई बार, मैंने आपको बताया शुरू में ही, ऐसा हो सकता है। आते हैं मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पे। इसमें क्या है, प्राइमरली रिवॉल्व अराउंड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। देखिए सिंपल, देखिए मार्केट में जो भी चीज़ बिकता है ना वो मोनेटाइज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो वही बताया कि प्राइमरली रिवॉल्व अराउंड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस विथ मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसमें क्या है, मनी नहीं, यहाँ दुआ चलता है केवल। आइए इधर दूसरा, पहला डेफिनेशन, दूसरा है एक्टिविटी। क्या क्या एक्टिविटी इसके अंदर आता है, चाइल्ड केयर है ना, एल्डरली पीपल का केयर, और जो डोमेस्टिक सर्विसेज होता है लाइक काम वाई वाला काम, ये सब हो गया, तो ये इसके अंदर है। दूसरा इधर क्या है, ये ना प्रॉफिट मेडिटेड रहता है ना, ड्रिवन बाय प्रॉफिट एंड मार्केट फोर्सेस, है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, आपको पता होगा, ठीक है। इंक्लूड ऑल द 3 सेक्टर्स, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों इसमें इंक्लूडेड है। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज द इंपॉर्टेंस। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, देखिए, इंश्योर वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड सपोर्ट द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। देखिए अगर मान लीजिए बच्चा को या बड़े आदमी का ख्याल रखा जा रहा है, इससे सोशल वेलबिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जो जाके फर्दर काम करेंगे इकोनॉमी में, तो उससे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी सपोर्ट होगा। लेकिन डायरेक्ट मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जबकि मोनेटाइज्ड इकोनॉमी क्या है, ये इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द मार्केट, ठीक है। देन वेजेस के बारे में बात करते हैं, या तो अनपेड होगा, घर में काम करने वाले को कोई पैसा नहीं, या फिर अंडरपेड होगा, काम वाली बाई को कम पैसा मिलता है। मार्केट डिटरमाइन द वेजेस, सही बात है, डिमांड सप्लाई पे वेजेस डिपेंड करता है।
इंक्लूडेड इन जीडीपी नहीं, जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है उसको इंक्लूड किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा था और चूँकि क्वेश्चन भी आसान है तो केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी से इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए जो मेन पार्ट है ये है कि केयर इकोनॉमी को हम लोग कैसे मोनेटाइज इकोनॉमी में ला सकते हैं, है ना। केयर इकोनॉमी कैन बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज इकोनॉमी इन द फॉलोइंग। पहला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या इधर मोनेटाइज हो या नहीं हो। अगर आप काम करते हो तो पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई वीमेन है वो बाहर जाके कहीं काम कर रही है किसी और के घर में, तो उसको उचित पैसा मिलना चाहिए उसके बदले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देन कल्चरल शिफ्ट। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक जेंडर स्टीरियोटाइप बना कर रखे हैं कि वीमेन काम करेगी उसको कम पैसा देंगे, ठीक है, क्योंकि और जो केयर इकोनॉमी में है मेनली वीमेन ही काम करती है। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ना, इसको डिस्करेज करने की जरूरत है और हमको पेड और अनपेड वर्क दोनों के सिग्निफिकेंस को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि समाज के लिए दोनों काम जरूरी है, इसलिए इक्वल पैसा मिलना चाहिए। दैट इज द कल्चरल शिफ्ट, है ना, लोगों के दिमाग में शिफ्ट लाना पड़ेगा। देन है डिजिटलाइजेशन ऑफ द केयर इकोनॉमी। देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो रैपिडो बुक कर लेते हैं, ओला उबर बुक कर लेते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारा चीज़ एक साथ मिल जाता है। ऐसा ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में काम करने के लिए कोई बाइक चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर खोज लीजिए, ठीक है। वहाँ जो जो केयर गिवर रहेगा उनका भी सारा ये डाटा अवेलेबल है। केयर टेकर आप है, आप देख लीजिए जो आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप इससे बात कर सकते हैं। तो मैंने वही बता दिया, स्पेशलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन बी क्रिएटेड लाइक रैपिडो, ओला, उबर, वेयर केयर गिवर एंड केयर टेकर कैन इंटरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए वीमेन अपना केयर, देखिए जो केयर इकोनॉमी है ना, ठीक है, उसको प्रमोट कर सकता है एज ए बिजनेस, ठीक है। तो वीमेन शुड इनकरेज टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस इन द केयर इकोनॉमी। देन है प्रमोशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए एसएचजी जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो इन चीज़ों में कई सारी चीज़ों में, जैसे आपको पता होगा कि एक पापड़ का ऐसे ही है, कई सारे टेलर का ऐसे ही होता है, ठीक है, जहाँ पर वीमेन आगे आई और उन्होंने क्या किया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर लिया। सिमिलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ केयर इकोनॉमी, जहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे वुमेन आएंगी, अपना एक ग्रुप रहेगा और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर वो लोगों को पैसा मिल पाएगा। देन है क्रिएशन ऑफ केयर इकोनॉमी कोऑपरेटिव्स। जिस तरह से अमूल एक कोऑपरेटिव्स है, उसी तरह से ऐसा कोऑपरेटिव बनाया जा सकता है जो कि ये है ना, ये केयर गिवर, ठीक है, यानी केयर प्रोवाइडर, ठीक है, वो उसको बेटर नेगोशिएशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सिंपल बात यह है कि सच कोऑपरेटिव्स कैन हेल्प द केयर प्रोवाइडर इन बेटर निगोशिएशंस विद द कस्टमर्स। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मोन्ड्रागोन कॉर्पोरेशन है स्पेन में, जो कि इसके रिगार्डिंग चीज़ों को डील करता है, केयर इकोनॉमी के रिगार्डिंग चीज़ों को। देन है ग्लोबल प्रमोशन। अब देखिए जो बहुत सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनिसेफ, मैंने एग्जांपल दे दिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिसेफ कैन प्रमोट इट एज ए चाइल्ड केयर सिग्निफिकेंस, क्योंकि यूनिसेफ आपको पता होगा कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ों पर बात करता है ना। तो वो अगर इन चीज़ों को प्रमोट करे तो ये और अच्छी बात है, ग्लोबल लेवल पे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ेगा। तो ये रहा 7 पॉइंट, ठीक है, जो कि बात किया कि हम किस तरह से केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में ला सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हैं 10, मोनेटाइजेशन ऑफ द केयर इकोनॉमी हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और सोशल सिग्निफिकेंस दोनों है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट विच ऑन वन हैंड इंक्रीज जीडीपी और अदर हैंड में क्या करेगा, प्रमोट करेगा वुमेन पावर को और जेंडर जस्टिस को, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में लाने का फायदा क्या है, फिर किस तरह चीज़ों को कर सकते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है जीडीपी के रिगार्डिंग। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडिया जीडीपी बिफोर ईयर 2015 एंड आफ्टर ईयर 2015। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 2015 से पहले भारत की जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका 2015 के बाद जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीका से कैसे अलग था, मतलब दोनों में डिफरेंस बताना है। सिंपल बात ये है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन के लिए जीडीपी को मैंने डिफाइन कर दिया, क्योंकि आपको पता है जनरल तरीका क्या है इंट्रो लिखने का, फाइंड द कीवर्ड एंड डिफाइन इट। जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि ऐसा 2023 से 24 ये है ना, इसके अप्रैल से इसके मार्च तक का ये जो एक फाइनेंशियल ईयर है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री के, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, फिर किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विस का कितना प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी टर्म है ना, ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हो वाइड टर्म है। अगर मान लीजिए इंडिया का कोई एम्बेसी है यूएस में, तो वो भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा। एज इट इज यूएस का अगर इंडिया में है तो यूएस का डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो वहाँ भी अगर मान लीजिए जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू जीडीपी के अंतर्गत उसको जीडीपी बोलेंगे, ठीक है। यूजुअली ये नॉमिनल जीडीपी होता है। In 2015, India announced new methodology to calculate its GDP to meet the UN standard, ठीक है। 2015 में भारत ने क्या किया, नया मेथड को लॉन्च किया ताकि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, यूएन का स्टैंडर्ड है, उससे हम लोग मैच कर सके और बेटर कैलकुलेशन हो सके। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आया, मैंने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट वाइज कर दिया, 15 से पहले 15 के बाद, वेरी सिंपल। पहला देखिए चेंज इन द बेस ईयर,
ठीक है। हम लोग एक यूजुअली जीडीपी कैलकुलेशन में एक बेस ईयर कंसीडर करते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं कि अच्छा इस साल कितना है, अगले साल कितना था, ठीक है। ग्रोथ पता चलता है उसी के बेसिस पे। तो देखिए 2015 से पहले ना बेस ईयर 2004-5 था। 2015 के बाद 11-12 कर दिया गया। अभी तो 11-12 ही है, बात चल रहा है कि इसको बदला जा सकता है, ठीक है। दूसरा है फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। देखिए 15 से पहले हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते थे फैक्टर कॉस्ट पे, एट द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करते थे। 15 के बाद हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि मार्केट में उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। जिसमें यूजुअली हम लोग ना सेक्टर वाइज देखे और ग्रॉस वैल्यू एडिशन का यूज़ किए। मतलब ना सारा कुछ ग्रॉस वैल्यू एडिशन का यूज़ करने का मतलब है केवल ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि हमको उसमें जो भी टैक्सेस है, सब्सिडीज है और वैल्यू एडिशन हुआ है, इन सारे चीज़ को इंक्लूड करने के बाद फाइनल मार्केट प्राइस उसका क्या है, फाइनल प्राइस ये हो जाएगा जीडीपी का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर कॉस्ट, जो पहले कॉस्ट इंप्लीकेशन समझिए, जो पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, वहाँ से हम लोग फाइनल मार्केट प्राइस पे पहुँच गए, ठीक है। यानी अब मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग मूव करते हैं डाटा रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिगार्डिंग डाटा 2015 से पहले हम लोग दो जगह से लेते थे। एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, दूसरा है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई, ठीक है। जो कि यूजुअली ना 2 लाख जो कंपनीज था उसको कंसीडर करता था और उसके प्रोडक्शन को देखता था। 15 के बाद क्या किया हमने, इस डाटा को बढ़ा दिया, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वहाँ से हमने डाटा लेना शुरू कर दिया, जो कि नियरली 5 लाख कंपनीज को कंसीडर करता है, ठीक है। देन फोर्थ वन इज वाइडनिंग कवरेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए 15 से पहले जो वैल्यू एडिशन था ना, वो ना मान लीजिए एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन का जो पार्ट कंसीडर करेंगे वो केवल और केवल ना फार्म प्रोडक्ट पे लगता था, ठीक है। उसके अलावा किसी और सेक्टर पे नहीं लगता था। मतलब ये हुआ कि मान एग्रीकल्चर में बहुत सारा चीज़ आता है, एग्रीकल्चर में खेती आ जाएगा, जो नॉर्मल वो ग्रेन प्रोडक्शन होता है, सो एच टी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन आएगा, तो केवल ना फार्म प्रोड्यूस पे ही लगता था, बाकी पे नहीं लगता था। जबकि 2015 के बाद जो वैल्यू एडिशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया बियॉन्ड फार्म प्रोड्यूस, जैसे में लाइव स्टॉक्स पर सब की प्रोडक्शन में भी वैल्यू एडिशन को देखा जाएगा। दूसरा ये है एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग। दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग। देखिए 2015 से पहले जो फाइनेंशियल कॉपरेशन इन प्राइवेट सेक्टर वाज लिमिटेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, बहुत ही कम म्यूचुअल फंड। देखिए मतलब जो फाइनेंशियल कॉपरेशन था प्राइवेट सेक्टर्स में, उसमें केवल बैंकिंग था, इंश्योरेंस वाला चीज़ था और कुछ म्यूचुअल फंड था। उसके बाद 2015 के बाद जो फाइनेंशियल कॉपरेशन था इन प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया, जैसे में स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड को इंक्लूड किया गया, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में, पेंशन फंड को, ठीक है। और जो बहुत सारा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सेबी हुआ, इरडा हुआ, इस सबको भी ना मतलब इंक्लूड कर दिया गया फाइनेंशियल मार्केट में, ताकि मार्केट का स्कोप बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये रहा चौथा पॉइंट कि किस तरह से एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल सेक्टर के वाइडनिंग को बढ़ाया गया। देन है कैलकुलेशन ऑफ लेबर इनकम। देखिए 2015 से पहले ना जितने भी लेबर्स थे ना, ठीक, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, मैनेजर हो या फिर आम वर्कर हो, ठीक है, सभी की इनकम को एज इक्वल कंसीडर किया जाता था, ठीक है। 15 के बाद ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इफेक्टिव लेबर इनपुट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आप ये इनकम को कंसीडर करते हैं तो वो इनपुट के बेसिस पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि असाइंड वेट ऑफ इनकम बेस्ड ऑन द पोस्ट, ठीक है, कि इस पोस्ट पे है तो उसके बेसिस पे उसके इनकम के वेट को कंसीडर किया जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो ये 5 तरीका है जिसमें ये बताने की कोशिश किया गया किस तरह से 15 से पहले 15 के बाद जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड में चेंज लाया गया, ठीक है। तो हमने वेरियस सेक्टर को देखा, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखा, सर्विस सेक्टर को देखा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कंक्लूड करते हैं, कुछ खास है नहीं कंक्लूजन इसका। दस न्यू मेथड इज मोर रोबस्ट एंड इंक्लूसिव, ठीक है। तो तुम ऐसे एक और लिख सकते हैं, न्यू मेथड इज मोर रोबस्ट एंड इंक्लूसिव टू मेजर द इंडियाज जीडीपी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।